नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे महाकुंभ पर छिड़े महाभारत की। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर बोलते हुए ये बातें कही। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ पर दिए गए पीएम मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता करने वाले 4 लाख मोटरसाइकिल सवारों को जो रोजगार मिला था, क्या उन्हें अब 144 साल बाद नौकरी मिलेगी? अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के सीएम का कहना है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है जो मोटरसाइकिल चला रहे थे। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें 144 साल बाद फिर से रोजगार मिलेगा? अखिलेश यादव ने अगले पूर्ण चक्र महाकुंभ का जिक्र करते हुए चुटकी दी। सीएम योगी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का अस्थायी रोजगार पहल और राज्य में रोजगार के लॉन्ग टर्म अवसरों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया, महाकुंभ के बाद से सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि अगर आप प्रयागराज जाएं तो अभी भी पुलिस थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। महाकुंभ समाप्त हो गया है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 900 लोग अभी भी लापता हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी भी लोकसभा चुनावों में अपनी हार से उबर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज एकजुट हो गया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पीडीए समुदाय को विभाजित करने के लिए 80-20 समीकरण का उपयोग करने की कोशिश करेगा। महाकुंभ अपने साथ कितना फायदा लाया और कितनी आर्थिक समृद्धि आई है, क्यों महाकुंभ सियासत का विषय बन गया है, आज हम इन्हीं सारे मुद्दों को टटोलेंगे। और अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ के ऊपर अपने बयान में उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने संकल्पों की ओर इशारा किया, एक तरह से नए भारत का आगाज। इस मुद्दा पर हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत कुमार पासी जी जुड़ गए हैं और बीजेपी की तरफ से नहीं, आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। वत्स साहब, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। देखिए, महाकुंभ की गूंज यूं तो तमाम शहर गलियारों में सुनाई दे ही रही थी, लेकिन महाकुंभ की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका उल्लेख किया है, नए संकल्पों की बात की है। और क्या यह नए संकल्प एक इशारा भी करते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में महाकुंभ के इस अनूठे आयोजन और उसमें लोगों की धार्मिक आस्था की भी उससे जुड़ी हुई फायदा क्या मिलेगा? और उस पर अखिलेश यादव साहब ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाई, आप रोजगार की बात करते हैं, कितने लोग लापता हो गए उनका कुछ पता नहीं है। 4 लाख जो मोटरसाइकिल पर लोग रोजगार मिला था, क्या अब उन्हें 144 साल बाद मिलेगा? यह जो दो तरह के बयान हैं, उनके आशय हैं और इसके बीच में जनता है, आप इन तमाम चीजों को अपने नजरिए से कैसे आंकते हैं? वत्स साहब। देखिए कुणाल जी, इस बार का जो महाकुंभ था वो 1954 से जो आज तक का महाकुंभ हुआ है वो सबसे अभूतपूर्व था। और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा विदेशों में भी हुई। विदेशों के अखबारों ने भी, विदेशों के भी टेलीविजन मीडिया ने बताया कि विश्व में इतना बड़ा आदमियों का समूह कहीं नहीं आज तक हुआ।
और जिस सुगमता से, सरलता से, कर्मठता से वहां 65-66 करोड़ लोगों को स्नान करने के बाद सारी सुविधाएं दी गई और एक शर्मनाक घटना जिसमें 30 लोग आहत हुए, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, वहां पर बहुत से ऐसे लोग भी पहुंच गए थे जो भी भिक्षा मांगकर अपना यापन करते हैं। कुछ मेंटली डिरेल्ड भी थे, वो भी वहां पर आ गए, क्योंकि ऐसा समूह था, ऐसा जन समूह था जिसमें हर तरीके के लोग थे। उसमें से हो सकता है कुछ लोग अपने घर को ना पहुंच पाए हों, गुमशुदा हों। मैं इस बात से मना नहीं करता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी खोजबीन जारी है। अब किसी का मानसिक स्तर कमजोर था। मेरे खुद के घर से लोग गए थे जी। तो मेरा एक सेवक उसी समूह में खो गया। हालांकि वो थोड़ा होशियार था। वो एक जहां पर ये पुलिस का बूथ बना था, वहां जाके बैठ गया और वहां से उसने अनाउंसमेंट करवाया। वो 4 घंटे बाद मिला। अच्छा। तो ऐसा तो अफरा तफरी का माहौल था ही, इसको कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है। ओके, देखिए, थोड़ी बहुत भीड़ होती है तो अफरा तफरी हो जाती है, जहाँ करोड़ों लोग और जिस तरीके का उसका आर्थिक इम्पैक्ट पड़ा होटल इंडस्ट्री पे, खान पान इंडस्ट्री पे, वाहन इंडस्ट्री पे 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 24,000 करोड़, इस तरीके का इन सेक्टर्स को फायदा हुआ। और स्टेट को, यूपी सरकार को 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और जो लोग इस तरीके का आयोजन का एक पर्टिकुलर अवधि होती है, तो उस अवधि में जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसमें जो लोग भी नियुक्त किए जाते हैं वो स्टॉपगैप अरेंजमेंट के तहत ही नियुक्त किए जाते हैं। सही कहा है अखिलेश यादव ने। ऐसा महाकुंभ फिर 144 साल बाद ही आएगा। उस समय 4 लाख मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग या 5 लाख चलाने वाले लोग, ये लोग नहीं रहे। तो फिर वहाँ की जो भी सरकार होगी वो उस समय के नौजवानों को उस स्टॉपगैप अरेंजमेंट के लिए नियुक्त करेगी। लेकिन वक्त साहब, यह भी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, महाकुंभ तो सदियों से होता हुआ आ रहा है, लेकिन इसकी गूंज इतनी जोर से केवल इसी बार क्यों सुनाई दे रही है? क्या इस बार? हाँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, हाँ कुणाल जी, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में सनातनी इतनी मजबूती से नहीं खड़ा हुआ था आजादी के बाद कभी। आज सनातन की गूंज है पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। आपने देखा महाकुंभ में सभी राज्यों के लोग जो हिंदू थे वो वहां पर काफी संख्या में आए थे। तो एक तरीके से सनातन की डोर अक्रॉस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मजबूती से बना और खड़ा हुआ। ठीक है। अब देखिए, इसको मानने में कोई गुरेज। ओके वत्स साहब, अब देखिए शांत कुमार पासी साहब भी हमारे साथ है। पासी साहब, अब महाकुंभ आस्था का एक विषय है। क्या आपको लगता है आस्था के इस विषय पर सियासत हो रही है? और यदि सियासत हो रही है तो यह भी बता दीजिएगा कि सियासत कर कौन रहा है, इसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, इसका आशय क्या है? क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के लगातार, जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है उसके पहले से और समापन के बाद अभी तक भी इसकी चर्चा हो रही है, इसका क्या मतलब है? आप इसे कैसे देखते हैं पासी साहब? देखिए सर, आस्था का विषय तो है ही है। हाँ, कुंभ आस्था, ऐसा लोगों का मानना है कि वहां स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। ये ऐसा लोगों का मानना है। अब धुलते हैं या नहीं धुलते हैं ये तो परमात्मा जाने। और बाकी रही बात सियासत की, तो इस आस्था के ऊपर सियासत
और धार्मिक चीजों को लेकर के सियासत तो 1990 से जब से मैं जान रहा हूँ तब से तो इस पे भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। हाँ हाँ। और ये मुद्दा, धार्मिक मुद्दा जो है वो जिस समय मतलब चुनाव होता है उसी समय ये उठते हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा, ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो आप उनकी टाइमिंग के ऊपर आप बात कर रहे हैं क्या, कि टाइमिंग को देख करके उससे बेनिफिट लेने की कोशिश? जी जी जी। अच्छा, पासी साहब, हाँ बोलिए। जैसे सर कहा गया कि वहाँ पे जो इलाहाबाद में जो पढ़ने वाले लड़के जी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जाते हैं, तो कुछ और दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं, तो उन लड़कों में बहुत ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिलें होती हैं। अब उसमें योगी जी ने कहा कि उन लड़कों ने मोटरसाइकिल से लाखों रुपए कमाए। ठीक है। जबकि उन लड़कों का कहना है कि हमने ये सेवा जो है फ्री में दिया है, उसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया। अब माननीय योगी जी कहते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए कमाए, तो इसी बात पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि भाई इन लड़कों को 4 लाख लोगों को जो रोजगार मिला था इस महाकुंभ में, तो अब ये महाकुंभ इनके अनुसार 144 साल बाद फिर होना है। हाँ। तो अब इन लोगों को फिर 144 साल के बाद ही तो रोजगार मिलेगा। ये अभी इंटरेस्टिंग है आप जो कह रहे हैं ना कि एक विरोधाभास है इसमें, कि कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसा आपके तरफ से आपने कहा कि भाई उन्होंने निःशुल्क यह सेवा की है, एक तरह से रोजगार के ऊपर भी इशारा है। ये तमाम जो प्रकरण है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और अपने आप में अनूठा भी है। वत्स साहब, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फ्रेंसेस भी इससे ड्रॉ किए हैं। देखिए, एक तो भले ही एक छोटा सा दाग तो जरूर लगा इस पूरे महाकुंभ के आयोजन पर, जो 30 लोग हताहत हुए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लेकिन उसी के ऊपर विपक्ष यह भी सवाल उठाता है कि सिर्फ संगम नोस पर थोड़ी ना हुआ था, 2-3 जगह और हुआ था भगदड़, झूसी की भी जिक्र करता है और सारी चीजें छुपा ले गए। और यह भी आप पर आरोप लगाता है कि भाई आपके पास ऐसी अजीब सी टेक्नोलॉजी, आप 66 करोड़ लोगों को तो गिन लेते हैं लेकिन यह नहीं गिन पाते हैं कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मिसिंग हैं। ये सारी चीजें फैक्टर्स निकलकर सामने आती है। कहने का मकसद यह है साफ तौर पर कि क्या जो एडवांटेज आपने महाकुंभ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आस्था जगाते हुए लोगों को एकीकृत करते हुए उठाया है, क्या उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है? क्योंकि मानिए ना मानिए वत्स साहब, ये तो बात है कि भारत में जातिवाद को लेकर पॉलिटिक्स खूब होती रही है और आपका आशय शायद यही है कि तमाम जातियों को एकजुट करके हिंदू फैक्टर बना करके चले, ये जातिवाद का मसला ही खत्म हो जाएगा। कुणाल जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जी जी, जाति पाति तोड़ो, समाज को लेकर आगे बढ़ो। उसके उलट राहुल गांधी जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं। तो ये समय समय की मांग है, अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत बंधनों से लोगों को मुक्त कर एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है, तो मेरे समझ से ये सराहनीय, ये प्रशंसनीय है। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से विदित होगा जी कि देश में कुछ पार्टियां धर्म, जाति के पेडेस्टल पर ही अपनी रोजी रोटी इतने वर्षों से सेक रही है। चाहे वो बिहार में राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, और कुछ जगह भाषा को आड़े लाकर नीप पार्टियों में गठजोड़ हुआ, वो साउथ की बात। तो ऐसी पार्टियों को अगर हम जातिगत और भाषा के बंधन से मुक्त करके, पवन कल्याण भी तो साउथ के ही नेता हैं, उनको तो नहीं इससे कोई आपत्ति है, स्टालिन के ही पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो अब ये चीजें अक्रॉस बॉर्डर
टूटेंगी, भारत के सनातनी एकजुट होंगे और आने वाला भविष्य सुनहला और साकार होगा। ठीक। और भारत मजबूती से विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकेगा। ठीक है शांत कुमार साहब, देखिए अब सिंपल स्ट्रेट सवाल, 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपने 2024 में आम चुनावों में एक कमाल किया था, वह कमाल की तारीफ हर किसी ने की थी, लेकिन वह कमाल इतना बेमिसाल नहीं हो पाया कि आप जो 9-10 सीटों विधानसभा उपचुनाव हुए उस पर वह कमाल जलवा बरकरार रख पाए। ऐसे में क्या आपको लगता है जो मोमेंटम आपको मिला था आम चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वह मोमेंटम अब खिसक गया है? क्या वह पीडीए समीकरण एकजुट जो हुआ था वह अब थोड़ा अलग हो गया है? कहने का आशय यह है आपसे सिंपल कि 2027 में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां खड़ा देखती है, क्या इतनी कुव्वत रखेगी कि वह विपक्ष से सत्ता पक्ष में आ सके? देखिए सर, नंबर एक तो जो भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि जातवाद हम समाप्त करना चाहते हैं, जात समाप्त करना चाहते हैं। देखिए जातवाद तभी समाप्त होगा जब जात नहीं रहेगी। और ये कहां से समाप्त करना चाहते हैं? जब मंच पे लोग कहते हैं कि मैं जातवाद के खिलाफ हूं और जातवाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी हाल ही में जो इनके जिला अध्यक्षों की सूची आउट हुई उसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि इतने बैकवर्ड क्लास के हुए, इतने जो है शेड्यूल क्लास के हुए, इतने अपर यानी कि सामान्य वर्ग के हुए? अगर जात में इनका विश्वास नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक चीज। दूसरी चीज, अगर सारी जातियों के लोगों को इस भारतीय समाज में बराबर माना जा रहा है तो दलित समाज के ऊपर यानी शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर यदा कदा कभी कभी भी तमाम घटनाएं होती रहती हैं जो हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं, उसको उजागर करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एक आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति के ऊपर एक साहब ने पेशाब कर दिया, बहुत ही निंदनीय वह घटना। जी उसके बाद आपने हाथरस में देखा कि एक दलित वाल्मीकि समाज के लड़की के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की ये घटना है। फिर आप लोगों के ही माध्यम से हम लोग जानते हैं कि किसी दलित समाज के व्यक्ति ने अगर मोछ रख लिया उसमें भी दिक्कत है, उसके ऊपर जो है अत्याचार किया गया। कोई शादी ब्याह में घोड़ी पे बैठ गया, उस पे भी अत्याचार किया गया। तो अगर ये समानता लाना चाहते हैं, जातवाद को खत्म करना चाहते हैं तो पहले यह सब समाप्त करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। नहीं, आपने ठीक बात, एक बार जवाब भी ले लेते हैं। वत्स साहब देखिए, जिक्र तो हम लगातार करते रहते हैं कि भाई सनातन एक हो रहा है, हिंदू एकता की बात, लेकिन इम्पोर्टेंट बात कही उन्होंने, आपके लिस्ट का भी जिक्र कर दिया है कि जो जिला अध्यक्षों की आपने सूची जारी की जिसमें 55% अगड़े हैं। ऐसे में आप तो जाति का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से यह भी कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, एकीकृत हो गया है, जात पात के बंधन को तोड़ देना है, हिंदू एक हो जाना है। ऐसे में यह विरोधाभास कैसा? देखिए, हमारे फाजिल दोस्त अभी हमारी कमियां गिना रहे थे। कुणाल जी 12 साल की बच्ची को इनके पार्टी के एक मौलाना ने लगातार बलात्कार कर और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। अरे भाई, हमारी पार्टी बलात्कारियों के साथ थोड़ी है। एक मिनट, अयोध्या की घटना है। उसके बाद उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ जहाँ से इनके एक यादव नेता थे, उसके ऊपर अखिलेश जी ने कहा कि नहीं ये सारा झूठ है, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट में साबित हो गया कि बलात्कारी है। तो ये तो जब सत्ता में नहीं है तब ऐसे घिनौने कार्य कर रहे हैं। जब सत्ता में आएंगे तो अतीक अहमद के भाई मुख्तार अंसारी, इन लोगों की जो हिस्ट्री है वो कितना सुनहला है। इससे पूरा उत्तर प्रदेश और भारत अच्छी तरीके से परिचित है। ठीक है वत्स साहब, इसका मतलब नहीं समझ गए वत्स साहब। बिल्कुल, कदाचार और कदाचार की सीख
ये ना पढ़ाएं। ठीक है, समय का भाव। एक क्विक क्लोजिंग पासी साहब आपसे भी, कहने का उनका आशय मेरे ख्याल से यह है वत्स साहब का कि भाई पुराने दाग इतने गहरे हैं कि उनको छुड़ाना आसान नहीं है। क्लोजिंग कमेंट। सर देखिए, अगर ये कहा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर किसके पार्टी के थे? उन्होंने क्या किया? जेल में है। नहीं, जेल में है तो हमारे जो जिनको आप बता रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के हैं, उस पे भी तो कार्रवाई, इस समय सत्ता में आप हैं तो कार्रवाई तो आपकी सरकार करेगी ना। सरकार ने कार्रवाई की, उनको सजा मिली, हम उनके फेवर में कहाँ खड़े हैं? जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, वो चाहे हमारे पार्टी के हो चाहे बाहर के हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके फेवर में हम लोग हैं, और ना हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन दोहरी बात करना, एक तरफ आप कहते हैं कि सब हिंदू भाई भाई, तो हम कहाँ से भाई हैं जब हम दलितों के ऊपर ऐसा इतना अत्याचार हो रहा है कि हम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, हम मूछ नहीं रख सकते हैं। जनता पार्टी के नेता ने आपको घोड़ी से उतार दिया? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा? नहीं, वो जिम्मेदारी तो आपके गवर्नमेंट की है ना कि इन व्यवस्थाओं को, ऐसा करने वालों को जो है वो रोके। समाज से आजादी के बाद सबसे ज्यादा एमएलए और एमपी शेड्यूल कास्ट के हमारी पार्टी में। जी सर जी, उसका रीजन एक अलग है, आपके पार्टी से क्यों है, वही तो भेदभाव का वो संकेत करता है। ठीक है, जाति धर्म, अगर हमने ज्यादा आदमी बना दिए तो हम भेदभाव कर रहे हैं, कम बना दिए तब क्या करेंगे? हाँ, आप नहीं कर रहे हैं। इस भारतीय, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय समाज, भाई आप जो दलितों के साथ घटनाएं होती है उसमें आप एक बता पाए अयोध्या का कि वो मुस्लिम वर्ग के थे। आप उसका आंकड़ा ले लीजिए, दलितों के ऊपर जितने भी अत्याचार की घटनाएं होती हैं, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, उसको करने वाला कौन है? मुसलमान है। ठीक है, अब यही तो मेन मुद्दा है कि राजनीति की कसौटी पे हर बार धर्म और जाति, इन्हीं के ऊपर खेल होता है, और लगता है कि यह सिंस टाइम इमेमोरियल और आगे आने वाले वक्त तक भी बदस्तूर जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यह दिलचस्प है, बात महाकुंभ से शुरू हुई, बात धर्म और जाति तक चली गई, और यही सोशल फैब्रिक ऐसा हिस्सा है भारतीय समाज का जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने नफा नुकसान के लिए भुनाती चली जाती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।